आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बात भारत और चीन की मशरक़ी लद्दाख के अंदर एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और दोनों के दरमियान जो मुआहिदा अब तक हो रहा था या कोशिशें जिसके लिए की जा रही थी उसके मस्बत नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। भारत और चीन के दरमियान मुआहिदे का असर मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर नजर आने लगा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के करीब दोनों ममालिक के फौजियों की वापसी भी शुरू हो गई और इस हवाले से चीन का बयान भी सामने आ गया है। इस बीच दोनों ममालिक की अफवाज अपने जवानों की या फौज की वापसी में या साजो सामान पीछे वापस लाने में डीएस्केलेशन के प्रोसेस में मसरूफ हैं और यह अमल खुशउस्लूबी से इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज की जानिब से की गई। भारतीय हुकाम या फौजी जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इनखला का अमल मुकम्मल होने के बाद दोनों तनाज़ात के मकाम पर गश्त शुरू हो जाएगी। दोनों फरीक़ैन अपनी अपनी अफवाज हटाकर आर्जी तामीरात को भी इस इलाके के अंदर खत्म कर देंगे या डिसमेंटल किया जाएगा। यह मुआहिदा सिर्फ इन दो तनाज़ात के नुकात या जिसमें डेमचोक और देप्सांग के लिए तय पाया गया है इस पर बात हुई है और दीगर इलाकों के लिए भी बातचीत इस वक्त जारी है। फौजी जराए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और चीन ने मशरक़ी लद्दाख में डेमचोक और डेप्सांग के मैदानी इलाकों में या जो प्लेन एरियाज हैं तनाज़ात को के मकाम से फौजियों की वापसी शुरू की और यह अमल 28 से 29 अक्टूबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। फौजी जराए के मुताबिक हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज 28 से 29 अक्टूबर तक डेमचोक और डेप्सांग से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएंगे और दस्तबरदारी के बाद जमीनी कमांडरों की मुलाकातें होंगी, कोर कमांडर्स बैठक करेंगे, बातचीत होगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि गश्त के दौरान कोई गलत फहमी ना हो, दोनों अतराफ को बताया जाएगा कि हम कब और कैसे गश्त कर सकते हैं। इस बीच 23 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस के शहर काजान में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ दोतरफा मुलाकात भी की थी। मशरक़ी लद्दाख में LAC के साथ फौजियों की वापसी और गश्त से मुतल्लिक मुआहिदे को उसी वक्त दोतरफा मुज़ाकरात में मंजूरी दे दी गई थी। इस मुआहिदे का ऐलान 21 अक्टूबर को ही हो गया था। जून 2020 में वादी गलवान में दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान शदीद झड़प के बाद ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। गुज़श्ता चंद दहाइयों में दोनों फरीक़ैन के दरमियान यह सबसे संगीन फौजी तनाज़ा बना। मशरक़ी लद्दाख में वादी गलवान जून की 15 और 16 तारीख दरमियानी शब 2020 में दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान खून रेज टकराव हुआ। इस झड़प में भारत के 20 फौजियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जबकि 4 चीनी फौजी भी जवाबी कार्रवाइयों में मारे गए। इस तसादुम के बाद चीनी अफवाज ने मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग सो झील से लेकर हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग और डेमचोक तक कम से कम 7 किलोमीटर तक जो अलग अलग मकामात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे बढ़कर इन मकामात पर कब्जा करने की कोशिश की और भारत के साथ तवील अरसे से इन इलाकों के अंदर जंग जैसी सूरत हाल बनाए रखी। इस वाक़े के बाद भारत और चीन ने लद्दाख के इन मुतनाज़ा इलाकों में हजारों फौजी या नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए। साजो सामान पहुंचा, जंगी गाड़ियां पहुंची, कॉप्टर्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, ड्रोन्स के जरिए या फिर फिजाई निगरानी भी मुसलसल LAC पर होती रही, जिससे सूरत हाल मजीद अबतर होती हुई नजर आई थी। लेकिन नए मुआहिदे के तहत दोनों मुल्क सरहद पर तैनात अफवाज की तादाद कम करने जा रहे हैं, बल्कि सिलसिला शुरू हो चुका है और गश्त के लिए ऐसी हुदूद मुकर्रर कर दी गई है जहां तक दोनों मुल्क की अफवाज जा सकेंगी, पेट्रोलिंग कर सकेंगी। ऐसी भी इतलात हैं कि चीन की फौज डेमचोक और डेप्सांग इलाके में 2020 से पहले की पोजीशन पर लौट जाएंगे, लेकिन इस ज़मन में तस्दीक होना अभी बाकी, यानी 4 अप्रैल 2020 से पहले की जो पोजीशन है प्री अप्रैल 4 2020 पोजीशन, जिसको बहाल किया जाएगा। इस सिलसिले में अब तक जो पेशरफ्त हुई उस पर ताज़ा बयान मरकजी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का भी सामने आया, जिन्होंने बताया कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है और मजीद मस्बत नताइज आएंगे। इसकी तरफ उन्होंने आज इस बयान के जरिए तस्दीक या इशारा भी किया है। Right now, everything that is going on is with respect to the first part, which is the disengagement part. At some places before, after 2020, we came to understandings of how the troops return to their bases. But there was one significant segment which was relating to patrolling, where there was blocking of patrolling. And that is what we have been trying to negotiate now for the last 2 years. So what happened on October 21st was that in those particular areas, Depsang and Demchok, we came to the understanding that there would be patrolling would be resumed on how it used to be
before. You know, I mean, the people are still writing about it, but I think people need to be patient. You will see it play out in the coming days. Now, this was important because it was then an affirmation that, okay, if we can actually do the disengagement, then it's possible for the leadership level to meet, which is what happened in Kazan during the BRICS. Where do we go? I think it's still a little bit early. We have to wait for things to obviously settle themselves. Because after 4 years of a very disturbed border, where peace and tranquility has really been shattered, it will take naturally time to sort of rebuild, a degree of trust and a sort of a willingness to work with each other. That's I think natural. So it's important. Look, if today we have reached where we have, there are two reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point. And, this would only happen because the military, was there in very, very, unimaginable conditions to defend the country. And the military did its part and diplomacy did its part. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure. Because part of our problem is that we in the earlier years we have really neglected the border infrastructure. So when you put in more resources, because today we put in, I would say, almost 5 times annually the resources, maybe more than there used to be a decade ago. And that's showing results, and that enables the military actually to be effectively deployed. I think the combination of all of this has led to where it is. I would say, in all honesty, I would be patient. I would wait to see how this goes on. But when Prime Minister and President Xi met, at that time it was decided, okay, the foreign ministers will meet and the national security advisors will meet and see how this is to be taken forward. On the second question, Vasudhaiva Kutumbakam. इधर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां सरहदी बेल्ट के अंदर जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुंछ जिले के मेंढर में मिल्टन 2 की एक कमीन गाह का पर्दाफाश करने का आज दावा किया और चंद ग्रेनेड और बारूदी सुरंगें जब्त। इस सुरंग से जो ग्रेनेड और बाकी जंगी सामान बरामद हुआ। मेंढर के सरहदी सेक्टर मनकोट से एक जिंदा मोटार शेल बरामद हुआ है। मेंढर सब डिवीजन के बलनोई सेक्टर में तलाशी ऑपरेशन के दौरान खुफिया ठिकाने का पता लगाया गया और ठिकाने से 2 दस्ती बम और 3 बारूद हैं वो बरामद हुए हैं। इतलात के मुताबिक फौज के दस्तों को मेंढर के मनकोट सेक्टर में एक वाटर पॉइंट के करीब गश्त के दौरान एक जंग आलूदा मोटार शेल या गोला मिला। इस शेल के बाद माहिरीन ने एक कंट्रोल धमाके में महफूज तरीके से इसको तबाह किया और बगैर किसी नुकसान के इस इलाके से वापसी हुई। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों होने वाली शहरी हलाकतों पर न सिर्फ अफसोस का इजहार किया जाना चाहिए बल्कि बेगुनाह शहरियों के खून का बदला खून से लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक दहशतगर्दी के उभरते खतरात से निपटने के लिए एक नई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और सिक्योरिटी फोर्सेज हर एक बेगुनाह शहरी के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं जो कश्मीर में बहाया गया। उन्होंने कहा कि हालिया हमलों का असर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से डालने की कोशिश है जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमारा एक ऐसा हमसाया जो बदनसीबी से खुद तो परेशान है ही लेकिन दीगर इलाकों के अंदर भी परेशानी कर रहा है। कुम्हामा बडगाम में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर आज शरीक हुए थे जहां अपनी स्पीच के दौरान इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। साथियों, भारतवर्ष हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता रहा है।
हम दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो आज़ादी के बाद से निरंतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमारा पड़ोसी चाहे गरीबी और भुखमरी से भले ही उसके नागरिक बेहाल हो, लेकिन आतंकी और नारकोटिक्स भेजने की उसकी नापाक हरकतें बदस्तूर जारी हैं। हाल ही में पड़ोसी मुल्क द्वारा पोषित आतंकियों ने पिछले सप्ताह कई घटनाएं की हैं, जिसमें हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान, हमारे कुछ नागरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ साथी और बाहर से आए हुए कुछ मजदूर, इनको निशाना बनाया गया है। उनके बहे खून के हर एक कतरे का हिसाब सिक्योरिटी फोर्सेस लें, ऐसा आह्वान सबको किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और अधिक मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हर एक जीवन अनमोल है और आतंकवाद में भी एक भी जनहानि अवाम और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना तथा हर एक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा वातावरण बनाने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं उम्मीद करता हूँ। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आज एक कार्रवाई की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर एक और सरकारी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग श्रीनगर मुअत्तल कर दिए गए हैं। एहलियत के बारे में इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है, जिसके ताल्लुक से मजीद तफसीलात आएंगी, लेकिन 1 माह के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश होगी, तफसीलात सामने आएंगी, जिसमें पता चलेगा कि क्या वजूहात ऐसी थी कि जो एहलियत के बारे में या ये वो हुक्मनामा है जिसके जरिए तस्दीक की गई है। और इंक्वायरी नाहिद जमीन, इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग श्रीनगर, जिनके लिए ये मुअत्तली का हुक्मनामा निकला है। रूल 31 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील्स रूल्स 1956 का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि इनको मुअत्तल किया गया है और फिलहाल उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट में अटैच किया गया है। और इस सिलसिले में विकास शर्मा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, जिनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, और वो इस सिलसिले में जो एलिजिबिलिटी है EGMO और रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर जो उनकी तरफ से सिफारिशात होंगी, स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होंगी, वो भी रिपोर्ट के साथ लगाकर गुलाम मोहिउद्दीन अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट को उनके सामने पेश करेंगे। और सरकार की तरफ से जो शैलेंद्र कुमार IAS हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, उनने इस सिलसिले में जो हुक्मनामा जारी किया उसके ज़रिए तस्दीक हुई है। और जो इंक्वायरी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तिवा है, इसमें तफसीलात आना भी बाकी हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग विकास शर्मा को 1 माह के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात अब श्रीनगर की, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मशीर नासिर असलम वानी ने आज श्रीनगर के सिटी मॉल लाल चौक में इंकिशाफात या फ़नी बसीरत के उन्वान से एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुंतज़मीन सेकंड लाइव्स आर्ट गिल्ड एक आर्ट ग्रुप है जो खुद सिखाए गए अपनी मदद आप के तहत काम करने वाले फ़नकारों पर मुश्तमिल एक कामयाब ग्रुप है। इस तकरीब का इनेकाद उनकी सलाहियतों को निखारने, जाहिर करने या लोगों को ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को मौसी सलाहियतों और महारतों के लिए अपने जज्बे को जिंदा रखने या अपने टैलेंट और शौक को तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना और मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए तरगीब देने के मकसद से किया गया था, जिसके लिए कश्मीर आलमी सतह पर मशहूर है। ग्रुप का मकसद फितरत, फ़न सकाफ़त, विरसे को दरियाफ्त करने और स्क्रीन टाइम और गैजेट्स को कम करने के लिए आवाम को तरगीब देना भी इस प्रोग्राम का मकसद था। ये नुमाइश कल यानी 27 अक्टूबर 2024 को इख्ताम पजीर होगी। इस मौके पर डायरेक्टर दस्तकारी और हैंडलूम्स कश्मीर महमूद शाह, साबिक डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली प्रोफेसर जरगर जहूर भी मौजूद थे। शरीक फनकारों में डॉक्टर जहांगीर असलम, इंजीनियर शाजिया बशारत, इंजीनियर नबी, साकिब कचरू और दीगर नौजवान मेहमान, जिनमें फनकार जैसे फलक इकबाल, इकरा शबान, समीर शफी और उमर हसन वगैरह शामिल थे।
जिनकी सलाहियतों को निखारने के लिए उनके मुताबिक हुकूमत मजीद इकदाम करे तो शायद मजीद इस तरह के इकदाम से नौजवानों को रोज़गार के वसाइल भी हासिल होंगे और कदीम फ़न तामीर को एक नई शक्ल भी दी जा सके। देखिए, वो यहाँ गवर्नमेंट से उम्मीद रखने के लिए जमा नहीं हुए हैं, वो अपना आर्ट लोगों के पास लाए हुए हैं और अपने आर्ट से लोगों को जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कमर्शियली इसको यहाँ जो एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को अपना आर्ट दिखाने के लिए आए हैं और इतना टैलेंट है इनके पास जो देख के आदमी खुश होता है। और मुझे वैसे भी इसके साथ थोड़ा बहुत दिली लगाव है, उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से इन्होंने काम किया, वो आसान नहीं है, इसमें सालों लगते हैं इस टैलेंट तक पहुँचने के लिए और बड़ी खुशी हुई इनका टैलेंट देख के। देखिए, ये लाजमी है कि जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा से मुलाकात करते हैं। लाजमी तौर है इस स्टेट की जो मुश्किलात हैं, खासकर जो 2019 के बाद मुश्किलात हुई हैं, उनका अजाला करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाजमी तौर पे बात करनी है। स्टेटहुड के बारे में बात की गई, जो पहली कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड को जो है रिस्टोर करने के लिए, वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी और उसका जो उनके साथ तबादला ख्याल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से वो मिले और मुझे जो इतला मिली है कि जो उनका बड़ा फोर्थ कमिंग था। एक तो सब ने एश्योर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिल के काम करेंगे ताकि यहाँ के लोग। सुरनकोट बफलियाज में मंडी फागला सड़क पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर इन दिनों तामीराती काम गुज़श्ता कई बरसों से वैसे जारी है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए इकदाम तो किए गए, ताहम ताहाल कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। इस बीच सांगलकस नाले पर नए पुल की तामीर के दौरान पुराने पुल की अप्रोच रूट पूरी तरीके से एक कसीर आबादी के राब्ते को मुनक़ता कर गई है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 पंचायतों के अवाम मुश्किलात से दो चार है। मकामी लोगों के मुताबिक इस इलाके के अंदर जहां मुख्तलिफ इलाकों में अवाम का राब्ता बहाल था, जिसको मज़ीद बहाल और बेहतर तरीके से काम चलाने की ज़रूरत है, इस पर इकदाम न करना इंतज़ामिया की नाकामी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज लोगों ने एक बार फिर से नाराज़गी का इजहार किया, जिनके मुताबिक 2000 रुपये देकर इस इलाके से निकल कर मुतबादिल रास्ते से लोग धान या दीगर ज़रूरी कामकाज के दौरान इस इलाके को पार करते हैं। ताहम वक्त मुकर्रर पर अप्रोच रूट को मुकम्मल अगर किया जाता तो शायद ये मुश्किलात दूर हो जाती। पट्टी पुल है पमरोड के साथ में, यहाँ जो पुल है 1 साल से इसका काम चल रहा है। जो कंपनी है बिल्कुल इस काम पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक मशीन खड़ी की हुई है, 1 हफ्ता वापस चली जाती है, हफ्ता के बाद फिर खड़ी कर देते हैं। जो नीचे खड्डा लगा है उसमें पानी भर जाता है, पानी निकालते हैं फिर चले जाते हैं, फिर पानी भर जाता है फिर निकालते हैं फिर चले जाते हैं। दंदी तड़ा, फजलाबाद, गोंथल, दरा, सांगला, बैर तक सब लोगों को इस पुल ने इतना परेशान कर रखा हुआ है। डबल किराया देकर सुरनकोट में दाखिल होते हैं। जिन लोगों का यहाँ घास है, पराल है, दाई है, कुछ भी है, वो डबल 5-6 हज़ार रुपया किराया देकर यहाँ से फजलाबाद ले जाते हैं, वहां से सुरनकोट पमरोड से ऊपर गोंथल से लेकर दंदी तड़ा डालते हैं और नीचे गोंथल में लाते हैं, दरा सांगला में लाते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1 महीने में इसको कर देती है। देखो मुगल रोड का कंपनी ने काम किया, कितना जल्दी किया है। जम्मू पहुंच हाईवे है, कितना हैवी काम चल रहा है। इसमें 5-6 पंचायत पे ये जो है ना पुल जो है ये आप देख लो, ये मुगल रोड का पुल है, वैसे मतलब कोई पुल नहीं है। यहाँ से ऐसे सिविल में चलना जो है ना वो दुश्वार है। जो है रिटायर्ड लेक्चरर हूँ मैं, और मैं इस सोसाइटी का एक जिम्मेदार आदमी हूँ। 8 महीने से यह पट्टी पुल जो है इसकी अप्रोच, इस कंपनी ने जो कंपनी पुल मोटरेबल बना रही है उसने पुराने पुल की अप्रोच तोड़ दी, जानबूझकर तोड़ दी। और आवाम जो है ये लवर पंचायत गूंथल, फजलाबाद, दंदी दड़ा और पटन के लोग जो हैं इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। 8 महीने से कोई एडमिनिस्ट्रेशन को पता है? किसी ने बताया? किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी आदमी ने यहाँ इसका कोई भी यहाँ आकर कोई अजाला नहीं किया है। की तरफ से बताया गया था? मेरे जो मैं बिल्कुल खास कर GDC सोहेल मलिक से ये कहता हूँ कि आप हमारे इस पंचायत के जिम्मेदार इंसान हैं और आपने इस अवाम का आज तक ये मुश्किलें आपने हल नहीं की हैं। आप सिर्फ वोट के लिए आते हो लेकिन आप किसी का मुश्किल हल नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर ये अप्रोच जो है ये पट्टी पुल की बननी चाहिए।
चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।